बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 21 दिसंबर और दिन है इतवार का। ताज़ा तरीन खबर इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात व वाक़यात का लेते हैं जायज़ा। और आज सबसे पहले तो ये बता दें कि क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ती जा रही हैं और फिस्तायत बढ़ती जा रही है, जमहूरियत का कलकमा हो चुका है और वहाँ पे अदलिया, मीडिया और आइन, कानून सब कुछ उसका सबोटाज कर दिया गया है। उसके लिए जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इसलिए कि वो खुफिया मिशन पे निकले हुए हैं और उनके जो मामलात हैं वो रियासत से और हुकूमत से बाला बाला हैं। इसके बावजूद कि उनकी अपनी हुकूमत है, अर्दली सरकार, और उसमें उनमें वहाँ से उन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उस अर्दली सरकार को भी एतमाद में लेने के लिए तैयार नहीं है और हुकूमत से बाला बाला और रियासत पाकिस्तान से बाला बाला जो है वो अपनी एक वन मैन शो चल रहा है और वन विंडो शॉपिंग पे निकले हुए हैं और इसलिए ये ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए। और यही असल प्रॉब्लम है क्योंकि जब वो तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकस कर रहे थे और तमाम ओहदे अपने पास इकट्ठे कर रहे थे और इस्तिस्ना ले रहे थे, उसी वक्त हमने बता दिया था कि इस्तिस्ना वो बंदा लेता है जो माजी में कुछ कर चुका हो, यानी कि ऐसे काम कर चुका हो जो कानून और आइन की गिरफ्त में हो और उसके शिकंजे में आने का ख़तरा हो और मुस्तकबिल में वो कोई और उससे बड़े काम करना चाहता हो। इसलिए ये इस्तिस्ना लिया गया है जिसकी ना किसी मुहज़्ज़ब दुनिया में गुंजाइश है, ना आइन में गुंजाइश है, ना कानून में गुंजाइश है, ना दीन इस्लाम में गुंजाइश है, ना इस्लामी शरिया में, ना इस्लामी कानून में, ना इस्लामी फ़िक़्ह में। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। तो अब ज़रा चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं कि सारी दुनिया को लगा के एक तरफ, और ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो इसराइल का एजेंट है। इमरान खान को कहा गया और वो जी यहूदियों के लिए काम करता है और वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ करता है, ये कहा गया। लेकिन हकीकत में ये कल चीज़ें सामने आई वो ये कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जो एक बहुत बड़ा वो कहते हैं कि लास्टिक की शलवार उतार के हाथ में पकड़ा दी है, और लास्टिक की शलवार कह लें या लास्टिक की बेल्ट कह लें, वो उतार के रख दी है कि जनाब ये पाकिस्तान में आपको जो कुछ कहा जा रहा है ये गलत है। और अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा, और अमेरिका ने नहीं कहा बल्कि फील्ड मार्शल खुद अमेरिका आए थे और वो कह के गए हैं कि हम तैयार हैं, और यहाँ तक के तादाद भी तय हो गई है कि हम कितने फौजी भेजेंगे, यानी 3,500 फौजी जो हैं वो हमने भेजने हैं, और उनमें ज़ाहिर ऑफिसर भी होंगे, फौजी भी होंगे, और फिर वो फौजी जाएंगे 3,500 पाकिस्तान के, तो वो किसकी हिफाजत करेंगे? वो हिफाजत करेंगे इसराइल की, वो हिफाजत ये करेंगे। और उन्होंने क्या करना है वहाँ जाके, क्योंकि वो सारे का सारा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सारी बात बता दी है कि ये कह रहे थे कि जनाब हम हमास को या वहाँ की जो जो मुसल्ला, उनको गैर मुसल्ला नहीं करेंगे, उनसे असला नहीं लेंगे। तो वो तो है ही काम, और वो बिल्कुल उस फ़ौज के नीचे जो एक मुश्तरका फ़ौज बनेगी, ISF जो मुश्तरका तौर पे बनेगी, वो कमान उसकी होगी मगरब के पास, बरतानिया के इसराइल के पास होगी, और वो उसके नीचे हमारे 3,500 फौजी भेजने का इरादा रखते हैं वो। और उसकी एंगेजमेंट, टर्म ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगी ये अभी तक किसी को नहीं पता। ये सारी बातें वो बंद कमरे में तय की जा रही हैं, जिसकी वजह से मामला जो है वो गड़बड़ हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपने जो भी फैसला करना है, ये फैसला रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए। ये फैसला रियासत पाकिस्तान को करना चाहिए। फ़र्द वाहिद का ये अथॉरिटी नहीं है। जैसे अकेले प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी नहीं है कि अकेला प्राइम मिनिस्टर कोई फैसला नहीं कर सकता। कैबिनेट है,
कैबिनेट में डिस्कशन होती है, ओपन डिस्कशन होती है, कैबिनेट में बहस होती है और वहाँ पे जाली सही, झूठी हुकूमती सही, जाली सरकार सही, जाली फॉर्म 47 की सही, अर्दली सरकार की सही, लेकिन वो एक डिफेक्टो तो है ना, वो बैठे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में या तो जनरल आसिम मुनीर साहब कह दें कि मार्शल लॉ लग गया है और मैंने मार्शल लॉ लगा दिया है, मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, बाकी सब कुछ ख़त्म, पार्लियामेंट ख़त्म, सूबाई हुकूमतें ख़त्म और ये सब कुछ ख़त्म और मैं आज से चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और ये मेरी कैबिनेट है और वो अपनी कैबिनेट अनाउंस कर दें, तो वो फैसले करना शुरू कर दें। फिर तो समझ आ जाएगी कि दुनिया को भी समझ आ जाएगी, आवाम को भी समझ आ जाएगी कि जनाब फैसले ये कर रहे हैं और इस फोरम पे डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आइन भी मौजूद हो, कानून भी हो, पार्लियामेंट भी हो, सूबाई असम्बलियाँ भी हों, काबीना भी हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी हो, जीएचक्यू भी हो, कोर कमांडर्स भी हों और ये सब हों, पाक फ़िज़ाइया भी हो, पाक बहरिया भी हो, सारे हों, लेकिन फैसले जो हैं वो करें सिर्फ़ और सिर्फ़ जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वो किसी को भी ना बताएं, ना वो वज़ीर आज़म को बताएं, ना वो वफाकी काबीना को बताएं, ना वो पार्लियामान को बताएं, ना वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताएं, ना ही वो अपने कोर कमांडर्स को बताएं, वो किसी को भी ना बताएं। वो आराम से निकलें जब चाहें, क्योंकि अब तक वो इतने मुल्कों का दौरा कर चुके हैं। ये मेरे सामने एक फहरिस्त पड़ी है और ये सारे के सारे ममालिक जो हैं, ये कौन हैं? ये सारे वो ममालिक हैं जिनकी सारी पॉलिसी जो है वो जुड़ी हुई है इसराइल के साथ। इसमें ये आसिम मुनीर साहब इंडोनेशिया का दौरा कर चुके हैं। अब इंडोनेशिया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की सितंबर में, आज से 2 ढाई महीने पहले, उन्होंने कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी को हमें करना यकीनी बनाना चाहिए। ये इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए हमें। और इंडोनेशिया के सदर ने ये बात कब कही? जब 7 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स ने और सऊदी अरब के वजीर खारजा ने सदर ट्रंप से मुलाकात की। उस मुलाकात में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, आखिरी बेंच में उनको बिठाया हुआ था, आखिरी कुर्सी पर उनको बिठाया हुआ था और उसमें तैयब अर्दवान भी थे, उसमें मलेशिया भी, इंडोनेशिया भी, सऊदी अरब भी, यूएई भी, कतर भी, ये सारे के थे। और उसके बाद फिर उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की थी इंडोनेशिया के सदर ने कि इसराइल की सिक्योरिटी को हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए, इसराइल की सिक्योरिटी को भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये मुस्लिम ममालिक उन्होंने कहा। अब आसिम मुनीर साहब इंडोनेशिया के सदर से मिलते हैं, वो मलेशिया से मिलते हैं, वो सऊदी अरब का विजिट करते हैं, वो तुर्की का विजिट करते हैं, वो उर्दन का विजिट करते हैं। उर्दन इसराइल का हमसाया मुल्क, मिस्र इसराइल का हमसाया मुल्क, मिस्र का दौरा करते हैं, कतर का दौरा करते हैं, आज़रबाईजान का दौरा करते हैं। आज़रबाईजान अगेन इसराइल के साथ, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस वक्त हमारी सारी पैगाम रसानी चल रही है थ्रू उर्दन और मिस्र और आज़रबाईजान, इंडोनेशिया, जो इसराइल के साथ राब्ते में हैं, हम उनके साथ राब्ता कर रहे हैं और इनडायरेक्टली, और हो सकता है कि डायरेक्ट भी, इसमें कोई शुबा नहीं है अब, क्योंकि जो जितना पानी पुलों के नीचे से निकल चुका है, उसके बाद अब कोई शक नहीं है कि बरह रास्त भी राब्ते हों। ये सिर्फ हमें कॉस्मेटिक्स मेजर्स, जो हमारे नज़रों का फ़रेब है कि जनाब हमारे राब्ते नहीं है, तो ये हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो फिर ये अथॉरिटी आपकी नहीं है। आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, बेशक हैं, आपने वो भी 27वीं गैर-आइनी तरमीम के नतीजे में, 26वीं गैर-आइनी तरमीम के नतीजे में, आप 5 साल की एक्सटेंशन ले चुके हैं गैर-आइनी तरमीम के नतीजे में। और गैर-आइनी तरमीम किसने की? इलेक्शन चोर पार्लियामान ने की। इलेक्शन चोरी 8 फरवरी 2024 को किसने करवाया? वो आपकी ज़ेरे क़यादत हुआ। तो लिहाजा एक ये पूरी ट्रेल है, एक चोरी चिकारी की ट्रेल चली आ रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कल इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ कौमी अहदाफ के हसूल के लिए इस वक्त बैरूनी दौरों पे हैं और उसमें अमेरिका भी शामिल है। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब को ये बात पब्लिकली क्यों कहना पड़ी?
وہ اس لیے کہنا پڑی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ فلاں فلاں دورہ امریکہ اور لیبیا اور ان کا دفتر خارجہ کو پتہ نہیں ہے. دفتر خارجہ لا علم. اب دفتر خارجہ کے جو سربراہی ہے وہ ہے سمدھی میاں کے پاس، اور سمدھی میاں کو اسی لیے سمدھی میاں نے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا ہے کہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اب وہ نظر کیا، ان کو کوئی بتائے گا تو نظر رکھیں گے. دفتر خارجہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، نہ ہمیں جو فوج بھیجی جا رہی ہے غزہ میں اس کے بارے میں کوئی علم ہے، اور نہ ہی جنرل عاصم منیر صاحب کے دورہ امریکہ کے بارے میں علم ہے. عمران خان صاحب نے ان حالات میں فوج کو ایک پیغام دیا ہے، اور 2 ٹوک انداز میں دیا. اور اچھا، یہ ایک اور بات بتا دوں کہ فوجی دستے بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں، 3,500 یہ بھی ہے. اور اسی لیے شاید چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے یہ تخلیق کروایا گیا، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کروا کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر اس کو ڈیمولش کیا گیا، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہ ہو. ایک ہی بات ہے، ادھر سے پکڑ لیں کہ مجھے پوچھے کوئی نہ، اور میں عقل کل اور مجھے فل اتھارٹی ہے کہ میں پورے پاکستان کی تقدیر کے سیاسی، عدالتی، وکالتی، صحافی، معاشرتی فیصلے میں کروں اور عسکری فیصلے میں کروں. یہ ہے، پوری تقدیر میرے مٹھی میں بند کر دیں تو یہ خطرناک کام ہے، اور اس کو روکنا ہوگا، اور اس کو روکنا چاہیے، اور اس سے روکنا ہوگا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پورے کی پوری ریاست جو ہے وہ ایک فرد واحد کے حوالے کر دیں اور آرام سے گھر میں بیٹھ جائیں کہ جناب ٹھیک ہے، یہ فرد واحد نے جو کر دیا. ایسا نہیں ہے. پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کی سلامتی کو بچانا ہے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے نظام کو بچانا ہے. یہ 25 کروڑ عوام کی سلامتی کا مسئلہ ہے، اور ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے. تو فرد واحد کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے اور اسے روکنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. آج انہوں نے ایک وزٹ کیا ہے جناب فیلڈ مارشل لیبیا کا. اب لیبیا کے فیلڈ مارشل یہ ماجد نظامی صاحب نے ایک اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی رپورٹ جو ہے اس کی تفصیلات شیئر کی ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا شیئر کیا. انہوں نے کہا جی لیبیا کے فیلڈ مارشل کے بیٹے اور لیبیا آرمی کے نائب سربراہ صدام 2017 میں ان پر ایک منفرد الزام لگا، اور انہوں نے صرف 26 سال کی عمر میں اپنے وفادار فوجی بھیج کر اپنے ہی ملک کے سینٹرل بینک سے تقریباً 15 کروڑ یورو اور 63 کروڑ لیسین دینار غائب کروا دیے، لیبین دینار غائب کروا دیے. اور شور مچنے پر سینٹرل بینک لیبیا کے سربراہ نے خوبصورت بیان دیا کہ سیوریج سسٹم لیک ہونے کی وجہ سے گندے پانی سے کچھ نوٹ خراب اور ناقابل استعمال ہو گئے تھے. اور دوسری طرف صدام حقر کے فوجی ذمہ داران نے مزید خوبصورت جواب دیا کہ رقم لوٹی نہیں گئی بلکہ محفوظ مقام پر منتقل کی گئی ہے. یہ فیلڈ مارشل لیبیا جن سے وہ ملاقات کر رہے ہیں. اب کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے جہاں عاصم منیر صاحب کہ کاکول میں شاید خطاب کیا تھا کہ اگر آزادی کی اور فوج کی قیمت جاننی ہے تو آپ دیکھیں عراق کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا، شام کا حشر دیکھیں کیا ہوا، لیبیا کا حشر دیکھیں کیا ہوا. تو مزے کی بات ہے اب انہی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں وہ، اور پتہ نہیں وہاں سے اب کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو خیر آگے بڑھتے ہیں جی. ایک مزید اگلی خبر، عمران خان صاحب نے اس معاملے میں سارے معاملے میں کیا کہا ہے اس پہ ذرا جائزہ لیتے ہیں. اور اس کا زیادہ کیونکہ یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور بڑے زور شور سے دیا جا رہا ہے تاثر، تاکہ وہ کہتے ہیں اس کو پکا کر دیں کہ یہ ہمارے سامنے ہیں جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے دانشور دوست، وہ کہتے ہیں عمران خان کا تو جی ایچ کیو حملہ کیس بھی پکا کیس ہے.
उन्होंने कहा ये पका हुआ केस है इमरान खान GH को हमला के, और इसमें भी इमरान खान को सख्त तरीन सजा होगी, और इसके पीछे फिर वो कहते हैं कि इंतशार का खात्मा हो जाएगा। तो ये असल में केस अच्छा, अब ये सरकारी दानिश्वर जो जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी वही बात कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद अभी आएंगे। यानी पहले से एक वो रखा हुआ है बना के शेड्यूल, रोड मैप, कि इमरान खान को हमने कैसे कैसे सजाएं सुनानी हैं और कैसे कैसे हमने ये काम करना है। अब ये हमारे सरकार और सरकार के जो जुड़े हुए नून लीगी, ये लीगी जो है ख़ास तौर पे वो इस तासर को बनाने की कोशिश करें कि बस ये फैला दें कि इमरान खान साहब ये अब कभी बाहर नहीं आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान खान क्या, इससे पहले यही नवाज शरीफ साहब थे, ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, यही जरदारी साहब थे, दुबई में बैठे थे छुपकर, यही नवाज शरीफ साहब थे, ये फरार होकर लंदन में बैठे थे, कि इमरान खान की ये खुफिया गुफ्तगू सुनते हैं। तो जो खुफिया गुफ्तगू सुनते हैं उनकी रिकॉर्डिंग आई है, उस रिकॉर्डिंग के मुताबिक इमरान खान अपनी बहनों को और जिससे भी मिलते हैं उनको वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और मैंने यहीं बैठ के पाकिस्तान के अवाम को जगाना है, उठाना है, और यहीं से इंशाअल्लाह तहरीक भी चलेगी और ये इस फिस्तायत का ख़ात्मा भी होगा। इक़्तिदार मेरी मंजिल नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस मेरी मंजिल नहीं है। इमरान खान साहब ने जो पैगाम 2-4 कल उन्होंने कहा है, वो बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, और उसमें उन्होंने कहा है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो कुछ हो रहा है ये सिस्टम चलने वाला नहीं है, और तैयारी करें। और ख़ास तौर पे कल उन्होंने कहा कि आसिम लॉ के तहत उन्होंने कहा कि चल रहा है ये मुल्क, और सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जाते हैं, और 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और बगैर किसी कानूनी तकाजे के जल्दबाजी में सुनाया, और हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। और कल इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इमरान खान साहब नहीं आया अदालत में, और बाद में फिर अमले से पूछा इमरान खान साहब ने कि क्या हुआ है, सलमान सफदर साहब से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा ये आपको सज़ा सुना दी गई है। तो इस पे इमरान खान साहब मुस्कुराए और अपनी गुफ्तगू की सलमान सफदर साहब से, और उन्हें हिदायत दी कि आपने इस मामले को जो भी है आगे फर्दर वो करें, इसको लेके आगे बढ़ें और मुकदमात को अपीलें करें, इसी अदलिया के सामने जाएं, और अदालती निज़ाम को ही हमने मजबूत करना है। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा ये किताबें मेरी बंद कर दी गई हैं, टीवी बंद है, मुलाकातों पर पाबंदी है, और ये बुनियादी सहूलतें ये ख़त्म कर दी गई हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की कोई मुलाकात अंदर नहीं हो रही, और जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं, और कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, और ये सब जुल्म बरबरियत के लिए ये किया जा रहा है, और मुझे मेरे अज़्म से पीछे नहीं हटा सकते। यानी टीवी बंद, अखबारात बंद, किताबें बंद। तो ये इतने खौफज़दा हैं इस हद तक। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जी औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए ये हमारी रिवायात नहीं है, लेकिन इन्होंने न दीन देखा, न कानून, न आइन, न अखलाकियात, ये हर चीज़ से आरी हो चुके हैं, और इन्होंने पाकिस्तान में बहनों बेटियों को बेतौकीर किया, मेरी बहनों को भी, और दीगर ख़वातीन के साथ अडयाला जेल के बाहर बदतरीन सलूकी की गई, और बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन, महरंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है ये इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बरक्स है। और बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने कहा कि यही बुग़्ज़ है, और ये सब कुछ इंतकाम के लिए किया जा रहा है, वो घरेलू खातून है। और फिर फ़ौज को जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा जी फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे ही माजी के डिक्टेटर्स पर भी तनकीद होती है। और आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है और ना अवामी वोट के ज़रिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है,
اور جو آصم منیر کے احکامات مانتا ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ قانون کی بالادستی کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور 2007 میں پی سی او ججز نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دے کر عدلیہ کا تقدس پامال کیا، اور ان کی کوئی عزت نہیں، اور جنہوں نے ڈکٹیٹر کے خلاف مزاحمت کی وہ قوم کے ہیرو تھے، اور آج کل جو ججز اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا مشرف دور کے پی سی او ججز جو ہیں یہ اسی طرح کے یہ بے ضمیر لوگ ہیں جو آج کل جو جج کٹ پتلی بن کر ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے جج ہیں۔ اور سلفان سبدستہ پہ انہوں نے مکمل انحصار کیا ہے اعتماد کا، اور انہوں نے کہا کہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں فائل کی جائیں۔ انصاف لائرز فورم ILF کو کہا ہے کہ وہ اب باہر نکلیں اور ذرا تحریک کو متحرک کریں۔ سہیل آفریدی صاحب کو پیغام دے دیا۔ تو فوج کے لیے خاص طور پہ یہی پیغام ہے کہ ہم جو تنقید کرتے ہیں ہمارا ہدف تنقید کا وہ صرف اور صرف ہے جن آصم منیر صاحب ہے جو یہ سب کچھ جن کے امبریلا کے نیچے کر رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔